नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले सुर्खियां। असम चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी। बीजेपी का घुसपैठ रोकने का वादा। कांग्रेस ने कहा हर परिवार के एक सदस्य को देंगे नौकरी। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती संभालेंगे कमान। निर्मल सिंह होंगे उप मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। कल राज्यपाल से मिलकर पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। उत्तराखंड के बागी विधायकों को झटका। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका नैनीताल हाईकोर्ट में खारिज। कल सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। डेविड हेडली का बड़ा पर्दाफाश। कहा 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री गए थे उसके घर। 1971 के युद्ध का बदला लेने के लिए लश्कर से जोड़ा नाता। और सियाचिन के तुर्तुक में बर्फीला तूफान। एक जवान शहीद, एक लापता। बचाव कार्य जारी। और अब पहली खबर। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए असम में बीजेपी ने शुक्रवार को अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। बीजेपी ने बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। गुवाहाटी में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मौजूदा असम की कांग्रेस सरकार पर कई आरोप भी लगाए। गुरुवार को गुवाहाटी में बीजेपी ने जनता के सामने अपना दृष्टि पत्र रखा। बीजेपी ने बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बताया। बीजेपी ने मौजूदा मुख्यमंत्री तरुण गोगोई पर घुसपैठ को बढ़ावा देने और राज्य की जनसांख्यिकी को नष्ट करने का आरोप लगाया। हमारा ये स्पष्ट मत है कि कांग्रेस ने पिछले कई दशकों में इन्फिल्ट्रेशन की कल्पना को स्वीकार किया, उसको इनकरेज किया, उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए, क्योंकि वो चाहते थे कि इन्फिल्ट्रेशन उनको एक वोट बैंक के रूप में सुविधा प्राप्त दे। दृष्टि पत्र में बीजेपी ने सत्ता में आने पर राज्य में भारत बांग्लादेश सीमा को सील करने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करने का वादा किया। इसके साथ साथ पार्टी ने लोगों से वादा किया है कि वो घुसपैठियों को रोजगार देने वाले उद्योगों, कारोबारियों, छोटे मध्यम उद्यमों और दूसरी एजेंसियों के साथ सख्ती से निपटने के लिए कानून भी बनाएगी। बॉर्डर को पूर्ण रूप से सील्ड रखना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेनर्स, उसकी एक मजबूत व्यवस्था बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पूर्व उत्तर में और आसाम में एक बहुत बड़ी चुनौती है, हाईवेज के संबंध में, ग्रामीण सड़कों के संबंध में, रेलवेज के विस्तार के संबंध में, यहाँ की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए, एयरपोर्ट्स के संबंध में। बीजेपी ने राज्य के लिए फंड में केंद्र सरकार की ओर से हुई कटौती के आरोपों को भी सिरे से नकारा। वित्त मंत्री ने कहा कि असम को उच्च कर अवमूल्यन के कारण साल 2011 से 2015 की तुलना में 2016 से 2020 के दौरान 148% ज्यादा रकम मिलेगी। अरुण जेटली का आरोप है कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस ने भी असम के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। 15 साल से सूबे की सत्ता पर काबिज कांग्रेस ने जनता से कई लुभावने वादे किए हैं, जिसमें नौकरी, गरीबों को आर्थिक मदद और खाली पड़े शिक्षकों के पद भरने का भरोसा भी दिया है। होली के मौके पर कांग्रेस ने आगामी असम विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने गुरुवार को गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के सामने कई लुभावने वादे रखे। मसलन हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। अगले 5 साल में 10 लाख नौकरियों के अवसर पैदा किए जाएंगे। 2.5 लाख से कम सालाना आय वालों को गरीब माना जाएगा और उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा। साथ ही ऐसी 2 लाख और भर्तियां की जाएंगी। अभी भी हमारा मेजर प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जॉब क्रिएशन जो बोलते हैं उसका हम सबसे ध्यान देते हैं। और जॉब क्रिएशन करने के हम क्या करने को बहुत ज़रूरत है, सारा एजुकेशन सिस्टम को हम ओवरऑल रीओरिएंटेड करने को होगा।
इसके साथ साथ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों और पिछड़े वर्ग के लिए भी कई खास घोषणाएं की हैं। मसलन छोटे चाय किसानों को 2000 करोड़ का स्पेशल पैकेज, हिल और बाराक घाटी जिलों को 1000 करोड़ की सहायता राशि, हर माजुली जजीरों को 500 करोड़ का विकास पैकेज, सरकारी दुकानों से सस्ती चीनी दी जाएगी, वैज्ञानिक शोध की मदद से बाढ़ से खराब हुई जमीन को फिर से उपजाऊ बनाना, धेमाजी और बंगोई गांव में कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाना, बाराक घाटी में लघु सचिवालय बनाना और यातायात व्यवस्था में सुधार करना, केंद्र सरकार से नए एयरपोर्ट और बाराक घाटी में गुवाहाटी हाईकोर्ट की बेंच की मांग। ऐसे कई वादे इस घोषणा पत्र में शुमार हैं। हमारा जो नया इंडस्ट्री होगा उनका वो सब्सिडाइज रेट में देने को होगा, नहीं तो वो कैसा क्या करेगा, कम्पीट करेगा। तो ये डेवलपमेंट इज द मेन, कैसा करेगा वो भी हो रहा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। आपको बता दें कि पिछले 15 साल से असम में कांग्रेस की सरकार है और 2001 से तरुण गोगोई सूबे के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं fastpost.com के। संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि असम की अगर बात की जाए तो बीजेपी का एजेंडा साफ है। पिछले 6 महीने से लगातार वो ये कह रहे हैं कि जो माइग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ वो राजनीति करेंगे या उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। इसमें अहम बात यह है कि ये बात समझ में तो आ रही है कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन किस तरह करना चाहते हैं। क्या वाकई रात में सोएंगे और सुबह उठकर सारे बांग्लादेशी चले जाएंगे? क्या वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उस स्टेट की, वहाँ बांग्लादेशियों का रोल नहीं है? हमें ज़रा समझाइए कि किस तरह से करना चाहती है बीजेपी। देखिए अरफा, एक चीज़ तो हकीकत है कि डेमोग्राफिक पैटर्न जो है वो आसाम में चेंज हुआ है, पिछले काफ़ी समय में बदलाव हुआ है। बीजेपी के लिए नेशनली भी लीगल इमिग्रेशन बांग्लादेश से जो है, और पर्टिकुलरली मुस्लिम हिंदू इमिग्रेशन को बांग्लादेश से लीगल हो या उन्होंने कहा कि नेशनलिटी दे देंगे, अमित शाह ने कह दिया था। उसको वो अलग तरीके से देखते हैं, उसको वो नेशनलिटी भी, क्योंकि उसको वो वहाँ पे परसिक्यूशन मानते हैं और इंडिया को जिस तरह से भी है उनको लगता है कि उसको शेल्टर देना चाहिए। अब समस्या ये है कि उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हिंदुस्तानी मुस्लिम कौन से हैं और जो इन्फिल्ट्रेशन करके आए हैं वो मुस्लिम कौन से हैं, और उसका क्या डेटा बैंक है सरकार के पास। अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई हुई नहीं है। जिस समय में पुरानी एनडीए सरकार थी, केंद्र के तरफ से कोई पहल हुई थी, उसके बाद से ये मसला कहीं गया नहीं। अब कुछ दिन पहले वो सोनोवाल भी कह रहे थे कि जो मुस्लिम बांग्लादेशी वहाँ के हैं, यहाँ के जो हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, उनको हम प्रमोट करेंगे और बाकी चीज़ें करेंगे। देखिए वहाँ पॉपुलेशन परसेंटेज के मुताबिक वो 33% है, उनके पास वोटर आईडी भी है और तमाम उस तरह के जो भी आइडेंटिफिकेशन होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो भी आते हैं वो अपना आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले तैयार करते हैं, उनके मुकाबले जो शायद जेन्युइन शहरी होते हैं। जो जेन्युइन शहरी होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो नागरिक हूँ ही, मेरी वो कहाँ जा रही है। ये एक चैलेंज होगा और ये इलेक्शन इशू भी वहाँ पे है किसी भी तरह इसमें। लेकिन एक जब बीजेपी इस तरह की बात करती है तो बीजेपी किसी तरह के पोलराइजेशन को भी देख रही होती है, क्योंकि वहाँ 1/3 जो जनता है वो मुस्लिम है। अब बीच में आती है कांग्रेस पे ये आरोप मतलब काफी समय से वो लगता है। लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो बिल्कुल खामोश है इस मुद्दे पर, एक बयान भी नहीं आया है इसके खिलाफ या फेवर में, या कोई भी बात करते हुए इसको छूना ही नहीं चाहते हैं मुद्दे। देखिए कांग्रेस अगर इसके पक्ष में कहती है कि कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं और जो लोग हैं वो वाजिब हैं, तो दूसरा जो रिपल इफेक्ट होगा वो हिंदू पोलराइजेशन की तरफ हो सकता है और वो इशू अग्रीवेट करता है। अगर वो कहते हैं कि हाँ हम भी हटाएंगे, तो 15 साल वहाँ पे राज थी, 10 साल केंद्र में कांग्रेस अभी रह के आई है, तो आपने क्या किया, ये सवाल भी उठेंगे। फिर वहाँ एक AIUDF है जिसमें अजमल साहब वहाँ मतलब कद्दावर वो नेता है। बीजेपी की संख्या भी वहाँ पे 5 है। वो हरियाणा के तरह का एक सिचुएशन वहाँ पे मतलब बीजेपी देख रही है कि उनके पक्ष में इतना बड़ा जनमत संग्रह हो कि वो चुनाव जीत सकते हैं। ये जो 5 प्रदेश जा रहे हैं बीजेपी के लिए, मेरे ख्याल में जीत हार की स्थिति जो है वो केवल आसाम में, बाकी जगह वेस्ट बंगाल। लेकिन क्या ये स्थिति बन सकती है, इतनी बेहतर हो सकती है बीजेपी की स्थिति कि जीत हार तक बात पहुंच जाए? कुछ कह नहीं सकते। दिल्ली में स्क्रैच से 67 पे अरविंद केजरीवाल आ गए, हरियाणा में बीजेपी कहीं नहीं थी और उसमें आ गए। लेकिन खैर हर इलेक्शन का स्वरूप अलग अलग होता है, क्योंकि ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, अगर माना आसाम का दरवाजा खुलता है तो पूरे तरीके से पूरे ईस्टर्न इंडिया का दरवाजा बीजेपी के लिए खुल सकता है। अगर आसाम का दरवाजा बीजेपी के लिए खुलता है तो काफी सारे चीजें होंगी, जैसे दिल्ली और बिहार के चुनाव की जो हार की जो छाया केंद्र सरकार पे और बीजेपी के ऊपर है वो हट जाएगी। बीजेपी ये कह सकती है कि भले ही हमने तमिलनाडु में परफॉर्म न किया हो, केरला में न किया हो, वेस्ट बंगाल, बाकी स्टेट में मान लीजिए केवल वो अपना प्रेजेंस रजिस्टर भी करते हैं किसी तरीके से, और वेस्ट बंगाल में थोड़ा अगर वो
कुछ सीटें लेकर के आते हैं तो बीजेपी के लिए इलेक्शन काफी सक्सेसफुल और हो कुछ जाएगा। समय पहले तक तो कर्नाटक भी ये लगता था कि कुछ नहीं हो पाएगा, फिर कर्नाटक में देखिए बीजेपी की मौजूदगी, तो क्या असम दूसरा कर्नाटक बन सकता है? देखिए, ये असम में काफी समय से ये तैयारी हो रही है। बीजेपी ने सिचुएशन को ठीक से अभी तक हैंडल नहीं किया। इस बार वो एक सीएम कैंडिडेट भी सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस में भी तोड़फोड़ उन्होंने करी है। वहाँ हेमंता बिस्वा शर्मा एक वहाँ कद्दावर नेता थे, उनको लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप कह रहे हैं। लेकिन दूसरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि दो उन्होंने पार्टियों से अपना अलायंस किया है। असम गण परिषद है और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट है। ये असम गण परिषद में भी टूट हुई है और बीजेपी में भी टूट हुई है। दोनों ने अलग अलग फैक्शंस बना लिए। इसका मतलब ये है कि बहुत प्राकृतिक तरीके से नहीं हो पा रहा है। क्या इसमें क्यों एक रेजिस्टेंस है दोनों? देखिए, जो ग्राउंड पे कार्य करता है उसको लगता है कि हमें चुनाव यहाँ पे लड़ना चाहिए और हम मतलब लोकसभा का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। एजीपी वहाँ रूलिंग पार्टी रही है, तो एजीपी सडनली मतलब 126 सीट से वो घट करके वो कहीं 24-25 सीट जूनियर पार्टनर कैसे बन जाए, और वो भी मतलब काफी जूनियर पार्टनर। तो ये उसके जो कार्डर हैं उसके अंदर इस तरह का रिवोल्ट वो होना वो संभव होता है। हम पिछले कुछ चुनावों को अगर देखिए तो एक बार अगर लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि ये पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी अगर उसे हम हटाना चाहते हैं उसको ये चैलेंज कर सकती है, तो लोग फिर उसके साथ जाते हैं। कार्डर का ये प्रॉब्लम होगा जो लेकिन संजय, इसमें बहुत दिलचस्प बात देखने की है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी माना जा रहा है कि तरुण गोगोई जो हैं उनके भी पाए जो हैं हिल रहे हैं कुर्सी के। पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं उनको लेकर जो उनकी लोकप्रियता है वो कम हुई है। क्या प्लान कांग्रेस पार्टी का है? उनकी रणनीति आपको क्या नजर आ रही है? वो कह रहे हैं कि हर परिवार में से एक आदमी को नौकरी देंगे 15 साल बाद। क्या अच्छा लगता है इस तरह का वादा कर पाना कि 15 साल में आप नहीं कर पाए और अगर अब 20 साल हो जाएंगे तो हम कर पाएंगे? ये मुश्किल है। देखिए, 15 साल पूरा करने वाले दो चीफ मिनिस्टर्स थे, एक शीला दीक्षित और एक बिल्कुल तरुण गोगोई। शीला दीक्षित क्या हश्र हुआ, तरुण गोगोई एक मतलब सक्षम वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब अब आप ये वादे करते हैं जो आप कह रही हैं कि अब हम आएंगे तो हर परिवार में से एक को रोजगार देंगे और ये रोजगार भत्ता देंगे और ये तमाम चीजें करेंगे, अगर उस डायरेक्शन में काम हो रहा है तब तो जनता देखिए ये विश्वास मान करके आफ्टर ऑल 15 साल उनको दिया। लेकिन ये विश्वास क्या उस डायरेक्शन में वो चीजें जा रही हैं? अगर नहीं जा रही हैं तो फिर वो किसी नए को वो देखना चाहते हैं। तो ये तरुण गोगोई अगर जीत जाते हैं तो मतलब कांग्रेस में एक नया इतिहास वो रच पाएंगे। 20 साल अगर 3 टर्म लेफ्ट पार्टियों के अलावा शायद किसी का मुख्यमंत्री के पास ये ऐसा कोई उदाहरण अभी उनका रिकॉर्ड हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह आपका। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। अभी छोटा सा ब्रेक। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা चलो विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। तमिलनाडु में इस वक्त गठबंधन का गणित सबसे दिलचस्प हो गया है। सभी पार्टियां चुनाव से काफ़ी पहले सीट बंटवारे और रणनीति को पक्का कर मैदान में उतर रही हैं। डीएमके और कांग्रेस ने साथ लड़ने का ऐलान तो पहले ही कर दिया था, लेकिन सीटों को लेकर ऊहापोह की स्थिति अब तक कायम रही और इसी के निपटारे के लिए डीएमके और कांग्रेस के बीच बातचीत जारी है। तमिलनाडु में सीट बंटवारे को लेकर डीएमके और कांग्रेस के बीच पहले दौर की बातचीत बेनतीजा साबित हुई। दोनों पार्टियों के बीच अब तक इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और तमिलनाडु के पार्टी प्रभारी मुकुल वासनिक समेत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एलन गोवन ने शुक्रवार को करुणानिधि के घर पर उनसे मुलाकात की। दोनों पार्टियों के बीच घंटे भर की बातचीत के बाद कांग्रेस ने बताया कि सीटों की संख्या तय करने में अभी और वक्त लग सकता है। Our basic purpose was to discuss the election strategy and also to find as how many other groups are joining and how many have already joined. That was the basic purpose. And as I said, that we did of course told the DMK leadership that now we should finalize the numbers also. हालांकि दोनों पार्टियों ने दावा किया कि कई जरूरी मुद्दों पर बातचीत सफल रही। कांग्रेस के मुताबिक चुनावी रणनीति और छोटी पार्टियों को साथ लाने पर दोनों दलों ने बातचीत की। कांग्रेस ने इस मुलाकात को चुनावी वार्ता की महज एक कड़ी बताया है।
पार्टी के मुताबिक कई मसलों पर बातचीत अभी जारी रहेगी। डीएमके नेता स्टालिन ने दोनों पार्टियों के बीच हुई बातचीत को सकारात्मक करार दिया। कांग्रेस கட்சியின் சார்பில் திரு குலாம் நபி ஆசாத் அவர்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்களை சந்தித்து வர இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலில் கூட்டணியில் எத்தனை இடங்கள் என்பதை பற்றி விவாதிக்கக்கூடிய நிலையில் इससे पहले गुरुवार को पी चिदम्बरम ने भी प्रदेश के आला कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत कर पार्टी का रुख जानने की कोशिश की थी। जानकारों के मुताबिक डीएमडीके और पीडब्ल्यूएफ के बीच गठबंधन के बाद प्रदेश में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। ऐसे में डीएमके और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सीट बंटवारे और रणनीति को लेकर किसी भी जल्दबाजी से परहेज बरत रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पीडीपी और बीजेपी कल राज्यपाल से मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इससे पहले आज बीजेपी विधायकों की बैठक में पीडीपी के साथ सरकार बनाने को मंजूरी दी गई। साथ ही निर्मल सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया। वो पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। कल पीडीपी ने महबूबा मुफ्ती को विधायक दल का नेता चुना था। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की राज्यपाल एनएन वोहरा से शुक्रवार को होने वाली मुलाकात टल गई है। इसकी वजह बीजेपी की ओर से पीडीपी के साथ बैठक की पेशकश को माना जा रहा है। दोनों पार्टियों के नेताओं की जल्द मुलाकात हो सकती है। इधर जम्मू में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें बीजेपी महासचिव राम माधव और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए। बैठक में निर्मल सिंह को बीजेपी विधायक दल का नेता और उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार चुना गया है और गठबंधन के एजेंडे के आधार पर पीडीपी को समर्थन देने पर भी सहमति बनी। हालांकि राज्यपाल ने बीजेपी नेताओं को शुक्रवार को मुलाकात का समय दिया था, लेकिन बीजेपी ने फैसला किया है कि वो पहले पीडीपी के साथ बैठक करेगी और मंत्रिमंडल और विभागों को लेकर बातचीत करेगी। पीडीपी के साथ बैठना नहीं हो पाता तब तक मुझे लगता है कि आज कम से कम हम लोग नहीं मिल पाएंगे। 2-4 दिन में या 2 या 3 दिन में जैसे भी हमारी बातचीत उनके साथ पूर्ण होती है हम लोग मिलेंगे। हमारे विधायकों ने कहा है कि हम पीडीपी को समर्थन देने को तैयार हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि दोनों पार्टियों को बताना चाहिए कि आखिर कौन से मुद्दे थे जिनकी वजह से गतिरोध बना हुआ था। सरकार अगर बनेगी भी तो किन शर्तों पर बनेगी, लेकिन सब कुछ बंद कमरों में पर्दे के पीछे होता है तो कई सवाल खड़े होते हैं। इससे पहले गुरुवार को ही जम्मू कश्मीर में पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया था। श्रीनगर में विधायकों की बैठक में महबूबा मुफ्ती को पीडीपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड में कांग्रेस के बागी विधायकों को हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। दल बदल कानून के तहत स्पीकर से मिले नोटिस के खिलाफ उनकी याचिका अदालत में खारिज हो गई। याचिका में विधायकों ने उन पर लगाए गए आरोपों को स्पष्ट करने और इससे जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की थी। उन्होंने नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिन के समय को भी नाकाफी बताया था। विधायक इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस के बागी विधायकों को नोटिस देते हुए 26 मार्च तक जवाब देने के लिए कहा था। उत्तराखंड में विधायकों के बागी होने के बाद से हरीश रावत सरकार पर अल्पमत का संकट मंडरा रहा है। उन्हें 28 मार्च को बहुमत साबित करना है। हमने कहा कि जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर उन्होंने कहा है कि हम इसे एंटी डिफेक्शन एक्ट में आते हैं, वो सारी सीडीज डॉक्यूमेंट तो हमें उपलब्ध करी जाए और उसके बाद ही कोई डिटेल जवाब हो सकता है। साथ में कोई दिल्ली से सीनियर एडवोकेट आएंगे जिन्होंने हमारा पक्ष रखना होगा, उसके लिए हमें समय चाहिए। अभी तो कॉपी रिसीव करिए, बाकी जो भी स्पीकर साहब निर्णय लेंगे उसके बाद में देखें। शुक्रवार सुबह लेह के तुर्तुक क्षेत्र में हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद सेना का एक जवान लापता है। वहीं एक जवान भवन तमांग शहीद हो गए हैं। उन्हें गंभीर हालत में निकाला गया था। ये जवान उस वक्त हादसे का शिकार हुए जब वो सीमा क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसी वक्त हुए हिमस्खलन में दोनों जवान फंस गए। लापता जवान के लिए सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के करगिल इलाके में हिमस्खलन में एक जवान की जान चली गई थी। इससे पहले 3 फरवरी को सियाचिन में नियंत्रण रेखा के पास सेना के अधिकारी समेत 10 जवान हिमस्खलन की चपेट में आने के चलते शहीद हो गए। 26/11 की साजिश रचने वाले आतंकी डेविड हेडली से पूछताछ का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। पूछताछ के दौरान हेडली ने कई चौंकाने वाले पर्दाफाश किए। हेडली का कहना है कि वो भारत से बदला लेने के मकसद से आतंक की दुनिया में शामिल हुआ था। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली ने खुलासा किया है कि मुंबई हमले के कुछ हफ्तों बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री
यूसुफ रजा गिलानी हेडली के घर आए थे। हेडली ने यह भी खुलासा किया कि उसने भारत से बदला लेने के मंसूबों को पूरा करने के लिए ही आतंकी संगठन लश्कर का दामन थामा था। When they came to know that Ajmal Kasab was apprehended by Mumbai police, then instructions were given to the attackers of Chabad House that they should keep the hostages at a gunpoint, and at that point they should also contact the Prime Minister of Israel in order to bring pressure upon the Indian government. हेडली ने बयान दिया है कि वो भारत से बचपन से ही नफरत करता आया है, क्योंकि भारत पाक के बीच हुई 1971 की लड़ाई में भारतीय विमानों ने उसके स्कूल को उड़ा दिया था। हेडली भारत से बदला लेने के मकसद से ही लश्कर तैयबा में शामिल हुआ था। हेडली ने कोर्ट को यह भी बताया कि उसने अमेरिका में शिवसेना के लिए फंड जुटाने की कोशिश भी की थी, जिसकी जानकारी लश्कर को भी थी। पाकिस्तान में एक बार हेडली की पत्नी फाजिया ने उसे हवालात भी पहुंचाया था। अपने बयान में हेडली ने उन आरोपों को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि पूछताछ के दौरान NIA के कहने पर उसने इशरत जहां का नाम लिया। मुंबई कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए हेडली के बयानों का क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जा रहा है। हेडली से बुधवार से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल हेडली अमेरिका में 35 साल की सजा काट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पठानकोट आतंकी हमले की जांच के लिए पाकिस्तान का संयुक्त जांच दल 27 मार्च को भारत आ रहा है। 5 सदस्यीय जांच टीम को 3 दिन का वीज़ा दिया गया है। हालांकि उन्हें जांच के दौरान एयरबेस के टेक्निकल एरिया में नहीं जाने दिया जाएगा। साथ ही जांच टीम SP सलविंदर सिंह और उनके रसोइये से पूछताछ नहीं कर पाएगी। पाकिस्तानी की जांच दल में सेना और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं। पाकिस्तान ने भारत से मिले दस्तावेज और सबूतों के आधार पर 18 जनवरी को FIR दर्ज की थी। 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हो गए थे और 6 आतंकी मार गिराए गए थे। जैश-ए-मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। ब्रसेल्स आतंकी हमले के बाद बेल्जियम में फंसे 242 भारतीय स्वदेश लौट आए हैं। इस बीच बेल्जियम पुलिस ने 6 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। बेल्जियम की पुलिस ने आतंकी धमाकों के सिलसिले में 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ब्रसेल्स के शारबिक जिले में उस जगह पर भी छापा मारा जहां से तीनों हमलावर मंगलवार को विस्फोटकों से भरे सूटकेस लेकर रवाना हुए थे। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। वहीं खुफिया नाकामी को लेकर हो रही आलोचना के चलते बेल्जियम के गृह और न्याय मंत्री ने इस्तीफे की पेशकश की है। इस बीच ऐसे आतंकी हमलों से निपटने के लिए यूरोपीय यूनियन ने तेजी से रणनीतिक खुफिया डाटा साझा करने पर जोर दिया है। Every day we discover in the framework of what happened in Paris and in Brussels how important it is that our intelligence services, that our judicial services exchange all relevant information that is required. इधर ब्रसेल्स में आतंकी हमले के बाद फंसे 242 भारतीयों को लेकर जेट विमान शुक्रवार सुबह दिल्ली पहुंचा। इन्हें एम्स्टर्डम से होते हुए स्वदेश लाया गया। Yeah, it was fine, but by next day everyone came, the embassy came, and everybody else came, so we were taken care for. मंगलवार को ब्रसेल्स के एयरपोर्ट और मालबीक मेट्रो स्टेशन पर 3 धमाके हुए थे। इन आतंकी हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ महत्वपूर्ण खबरें संक्षेप में। पाकिस्तान ने भारत पर बलूचिस्तान और कराची में विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को इस बारे में पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावली को तलब किया गया। भारत ने पाकिस्तान के इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई को पुलिस ने शुक्रवार को एक बार फिर हिरासत में ले लिया। तृप्ति को नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में प्रवेश करने के बाद हिरासत में ले लिया गया था। पिछले काफी समय से मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने की मांग की जा रही है। शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी पीटर मुखर्जी ने शुक्रवार को दूसरी जमानत याचिका दायर की। याचिका में पीटर ने अपने खिलाफ CBI के दावों को बेबुनियाद बताया है। साथ ही मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को महत्वाकांक्षी महिला बताया है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से बंद हुए राजमार्ग को खोलने की कोशिश की जा रही है। राजौरी और पुंछ में बर्फ की वजह से रास्ता बंद है, जिसमें लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
बिजनेस मैगजीन फॉर्च्यून ने दुनिया भर के 50 महान नेताओं की सूची जारी की है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 42वें नंबर पर जगह मिली है। लेकिन इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। अमेजॉन के जेफ बेजोस इस सूची में पहले नंबर पर हैं। गुड फ्राइडे के मौके पर शुक्रवार को देश के कई हिस्सों में चर्च में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। आज ही के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था। इस मौके पर पादरी मानवता के लिए यीशु मसीह द्वारा उठाए गए कष्टों का विवरण सुनाते हैं। पाकिस्तान T20 विश्व कप से बाहर हो गया है। शुरुआती 4 मैचों में से पाकिस्तान को महज बांग्लादेश के खिलाफ ही जीत हासिल हुई है। शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए मुकाबले में 193 रनों के जवाब में पाकिस्तान 20 ओवरों में 172 ही रन बना सका। अफ्रीका के मोजाम्बिक में मिला मलबा मलेशियन एयरलाइंस के विमान MH370 का हो सकता है। इस मलबे के टुकड़े पर रोल्स रॉयस का लोगो बना हुआ है। मलेशियन एयरलाइंस का ये विमान 2 साल पहले कुआलालंपुर में बीजिंग आते समय लापता हो गया था। इसमें 239 यात्री सवार थे। तुर्की में एक आतंकी कार बम हमले में 3 सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि 24 लोग घायल हैं। प्रतिबंधित संगठन कुर्दिश वर्कर्स पार्टी के आतंकवादियों ने गुरुवार शाम एक स्टेशन के पास विस्फोट किया। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पार्क गुनहे ने उत्तर कोरिया को उकसावे वाली गतिविधियों को बंद करने की चेतावनी दी है। उत्तर कोरिया ने बुधवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय पर हमला करने की धमकी दी थी। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।